हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और जैसा कि दोस्तों हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु सीख रहे थे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक यौगिक के बारे में देखा कि आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक यौगिक किस तरीके से बनता है और किस किस के बीच में बनता है। क्लियर? और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कोष यानी कि कक्षाएं क्या होती हैं, कितने महत्तम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। नाउ अब हमारा एक अंतिम उस टॉपिक के अंदर एक अंतिम चीज रह गई थी। वो क्या है? वो है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। हमने आयनिक यौगिक क्या होता है वो सीखा, उनके बीच में आबंध यानी बंध किस प्रकार से बनता है वो देखे, उसके एग्जाम्पल देखे थे। लास्ट चीज जो बाकी रह गई है दोस्तों वो है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की, तो बहुत ही सिंपल है। पहला गुणधर्म है कि आयनिक यौगिकों के अंदर इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय ठोस। कैसे होते हैं ये? इनकी जो संरचना होती है, अर्थात कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस होते हैं। क्रिस्टल संरचना यानी कि एकदम जटिल संरचना, क्लियर, उसे कहा जाता है क्रिस्टल संरचना। और ठोस यानी कि सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक पाए जाते हैं। दूसरा कि आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक है दोस्तों वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च पाए जाते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। किसके? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आयनिक यौगिक। जो आयनिक यौगिक होते हैं फ्रेंड्स, वो जलीय विलयन यानी कि किसी चीज का विलयन यानी कि द्रवित अवस्था होनी चाहिए। कौन सी अवस्था? द्रवित अवस्था। जलीय विलयन अथवा तो गलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। किस अवस्था में? जलीय विलयन अथवा तो गलित अवस्था, यानी कि सॉल्यूशन लिक्विड होना चाहिए, द्रवित अवस्था होनी चाहिए, अथवा तो गलित यानी पानी वाली अवस्था। उसके अंदर जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, यानी उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। परंतु ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते नहीं है, यानी कि क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। परंतु अगर हमारे पास जलीय विलयन हो अथवा तो गलित अवस्था हो तो उस समय ये विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक। यहां पर ये वर्ड किसके लिए है? आयनिक यौगिक के लिए। क्लियर? हम लोग आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। और चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स यहां पर कि ये ध्रुवीय विलायक। कैसे विलायक? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक की बात करें तो क्या है? ध्रुवीय विलायक क्या होता है? ध्रुवीय विलायक यानी कि पानी। क्या? पानी। ये पानी में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं? विलेय, यानी पानी में घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है? और पानी को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय विलायक। परंतु कार्बनिक विलायक अगर हो हमारे पास, कौन सा? कार्बनिक विलायक। अब कार्बनिक विलायक का एग्जांपल क्या है? वो है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन में ये कैसे होते हैं? अविलेय। कैसे होते हैं? अविलेय। यानी कि बेंजीन के अंदर ये घुलते नहीं हैं, अविलेय। अगर कोई चीज किसी में भी घुल जाए तो विलेय और ना घुले तो अविलेय। तो ये चार प्रॉपर्टी है, चार गुणधर्म है आयनिक यौगिक के। ठीक है? फटाफट देख लेते हैं वापस से। आयनिक यौगिक के चार गुणधर्म है। पहला कि इनकी जो संरचना होती है वो क्रिस्टलीय ठोस होती है, ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा है कि ये सुचालक होते हैं, परंतु अवस्था कौन सी होनी चाहिए? जलीय विलयन और गलित अवस्था, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन यानी द्रवित अवस्था होनी चाहिए। गलित यानी पानी वाली अवस्था, तो वो विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। परंतु ठोस अवस्था में वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, सुचालक होते नहीं है। और लास्ट है
कि ये ध्रुवीय विलायक जैसे कि पानी उसमें ये विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन उसमें ये अविलेय होते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आयनिक यौगिक के गुणधर्म थे। अब हम लोग नए टॉपिक के बारे में देखते हैं और नया टॉपिक है धातु कर्म का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग धातु कर्म हमारा वेरी न्यू टॉपिक, उसके बारे में देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। धातु कर्म इसका मतलब क्या होता है? तो धातु कर्म अर्थात कि धातुओं का निष्कर्षण करना। क्या करना? धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण यानी कि क्या? कोई भी जो धातु होती है वो हमें अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, हमें उसे क्या करना होता है दोस्तों? शुद्ध करना होता है। तो उसका निष्कर्षण, निष्कर्षण यानी कि उसे शुद्धि की तरफ ले जाना, अशुद्धि से शुद्धि की तरफ बढ़ाना, तो वो कहलाता है धातुओं का निष्कर्षण। हम लोग धातुओं को किस तरह से प्राप्त करते हैं, किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, ये है धातु कर्म का मीनिंग। धातु कर्म यानी धातुओं का निष्कर्षण। अब इसके अंदर हमें दो टॉपिक क्लियर करने हैं। सबसे पहले पहला है खनिज और दूसरा है अयस्क। खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। खनिज क्या होता है? तो फ्रेंड्स भूपर्भ पट्टी की सतह पर, यानी कि भूपर्भ पट्टी में सतह लिखना हो तो सतह लिख सकते हो। भूपर्भ पट्टी की सतह पर किस रूप से? प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व अथवा तो यौगिक को खनिज कहते हैं। सिंपल परिभाषा हो गई फ्रेंड्स। खनिज क्या है? भूपर्भ पट्टी की सतह पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व हो अथवा तो कोई यौगिक हो, उसे हम लोग कहते हैं खनिज। भूपर्भ पट्टी यानी पृथ्वी की सतह पर जमीन में से प्राकृतिक रूप से यानी अपने आप, ठीक है, जिसे हमने नहीं बनाया है, ऐसे तत्व ऐसे यौगिक जो प्रकृति में से मिले हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कोई भी तत्व हो अथवा तो यौगिक हो, वो कहलाता है खनिज। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? खनिज। यानी कि जिसे हमने नहीं बनाया है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है पृथ्वी की सतह में से, वो कहलाता है खनिज। क्या कहलाता है? खनिज। अब बात करें अयस्क क्या होता है, तो अयस्क यानी कि वे खनिज जो धातुओं के निष्कर्षण में सरल प्रक्रम तथा लाभदायक हो, उसे कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है? अयस्क। यानी इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अयस्क ऐसे खनिज हैं जो धातुओं का निष्कर्षण, अगर किसी भी धातुओं का निष्कर्षण है वो सरल प्रक्रम आसानी से किया जा सके तथा वो लाभदायक भी हो, तो वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क। तो अयस्क की परिभाषा हुई कि ऐसे खनिज जो जिनके धातुओं का निष्कर्षण सरल प्रक्रम के द्वारा आसानी से किया जा सके तथा वो लाभदायक भी हो, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, तो वो कहलाता है अयस्क। क्या कहलाता है? अयस्क। तो दो टॉपिक, खनिज और अयस्क। जो पृथ्वी की सतह में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो वो खनिज, और उस खनिजों का निष्कर्षण यदि सरल प्रक्रिया के द्वारा किया जाए और सरल प्रक्रिया से करने पर वो जो हमारे लिए लाभदायक भी हो, जो उसमें से मिलता है वो हमारे लिए कैसा हो? लाभदायक हो, तो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर कि सभी अयस्क क्या होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या नहीं होते? अयस्क नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि अयस्क, जितने भी अयस्क हैं सारे के सारे अयस्क खनिज तो होंगे ही, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो सकते नहीं है। क्लियर? पूरा का पूरा उल्टा, यानी कि जितने अयस्क हमें मिलेंगे सब के सब खनिज कह सकते हैं, कि सारे के सारे अयस्क क्या है? खनिज हैं, परंतु सारे के सारे खनिज अयस्क हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। क्लियर? तो ये चीज। अब हम लोग बात करें कि जो हमें जो धातुएं हैं वो पृथ्वी में की सतह पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, परंतु किस अवस्था में प्राप्त होती हैं? तो जो धातुएं हैं वो ऑक्साइड अवस्था में, किस अवस्था में? ऑक्साइड अवस्था में, कार्बोनेट अवस्था में, सल्फाइड अवस्था में,
इत्यादि अवस्था में पाई जाती है। जो भी हमें यहाँ पर खनिज मिलती है, किसमें से, पृथ्वी की सतह पर से प्राकृतिक रूप से, तो किस अवस्था में जो खनिज होती है वो धातुओं के ऑक्साइड, कार्बोनेट अथवा तो सल्फाइड इत्यादि अवस्थाओं में पाई जाती है। तो ये पूरा धातु कर्म के बेसिक जानकारी थी। क्लियर फ्रेंड्स, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। धातु कर्म के अंदर खनिज यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर से पाया जाए, अयस्क यानी कि जिसका निष्कर्षण आसानी से सरल प्रक्रम के द्वारा किया जाए और जो हमारे लिए लाभदायक भी हो। अब सारे के सारे अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सारे खनिज अयस्क हो सकते नहीं है। और लास्ट है कि जो पृथ्वी की सतह पर से हमें खनिज मिलते हैं वो खनिज किस अवस्था में पाए जाते हैं, वो खनिज धातुओं के ऑक्साइड, कार्बोनेट अथवा तो सल्फाइड अवस्था में पाए जाते हैं। धातुओं के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऑक्साइड कहेंगे, कार्बोनेट यानी कि धातुओं के अंदर पीछे CO3 जुड़ा हो तो उसे कार्बोनेट कहेंगे, सल्फाइड यानी कि पीछे सल्फर जुड़ा हो तो उसे सल्फाइड कहेंगे। क्लियर। अब हम लोग कुछ अयस्क के बारे में देखते हैं, उनके धातु, उस धातु में से कौन सी अयस्क मिलती है और उनके अणु सूत्र क्या हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्लियर, तो सीखते हैं उसे। फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख अयस्क, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि धातु कर्म क्या होता है और उसके अंदर खनिज और अयस्क क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा। अब कुछ प्रमुख अयस्क के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो इनमें से अधिकतर कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक चीज पूछ ली जाती है, इसलिए हमें ये याद कर लेना है कि कुछ प्रमुख अयस्क के अंदर हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट तैयार किया हुआ है कि यहाँ पर धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उस धातु की अयस्क क्या है उसके नाम लिखे हुए हैं और उनके रासायनिक सूत्र क्या है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें धातु, तो पहली जो धातु है वो है लोहा। पहली धातु कौन सी है? लोहा। उसका अयस्क क्या कहलाता है? हीमेटाइट। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं परंतु हमें एक एक याद करना है जो इंपॉर्टेंट है। लोहे की अयस्क का नाम क्या होता है? हीमेटाइट। लोहा क्या है? धातु, उसकी अयस्क का नाम हीमेटाइट और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? Fe2O3। Fe2O3। अब बात करते हैं दूसरा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अयस्क का नाम होता है बॉक्साइड और जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या पढ़ेंगे? Al2O3 इंटू 2H2O। ये किसका अणु सूत्र हुआ? बॉक्साइड का। अब बात करते हैं तीसरी धातु। तीसरी धातु के रूप में हमने तांबा लिया हुआ है जिसे हम लोग कॉपर भी कहते हैं। उसकी अयस्क का नाम है कॉपर पायराइट्स। क्या नाम है फ्रेंड्स? कॉपर पायराइट। और अणु सूत्र क्या है? CuFeS2। CuFeS2। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ, चौथी धातु जिसका नाम है सिल्वर, जिसे हम लोग चांदी भी कहते हैं। इसके अयस्क का नाम जो होता है वो हॉर्न सिल्वर होता है। क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। अगर हमसे पूछा जाए सिल्वर के अयस्क का नाम बताइए तो क्या कहेंगे? हॉर्न सिल्वर। अणु सूत्र क्या है? AgCl। इसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ें, पांचवी जो धातु है वो है पारा और पारा के जो अयस्क है वो है सिनेबार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कि पारा के अयस्क का नाम बताइए, वो क्या है? सिनेबार। और उसका अणु सूत्र क्या है? HgS, जिससे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि पारे को हम लोग मर्क्यूरी भी कहते हैं, HgS को यहाँ पर हम लोग मर्क्यूरी सनरस के नाम से भी जानते हैं। अगर सल्फर जुड़ा हुआ अंत में तो अधिकतर नाम के पीछे सनरस लग जाता है अथवा तो एमालगम लग जाता है। क्लियर, दोनों एक ही चीज है। तो ये है मर्क्यूरी एमालगम कह सकते हो अथवा तो मर्क्यूरी सनरस के रूप से भी इसे जाना जाता है। अणु सूत्र है HgS। किसका? सिनेबार का। किसकी ये अयस्क है? पारे की। पारा यानी मर्क्यूरी। अब छठा आता है, छठी धातु जिसका नाम है जिंक और उसकी अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड। क्या नाम है? जिंक ब्लेंड। और अणु सूत्र है ZnS। क्या है? ZnS, जिसे जिंक सनरस के रूप में जाना जाता है अथवा तो जिंक एमालगम भी कह सकते हैं। अब आया सातवां, सीसा। सीसा को ही लेड कहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेड यानी कि पीबी डिस्कस किया हुआ था, जिसकी संज्ञा क्या है? पीबी। लेड बार बार कह रहे थे, सक्रियता श्रेणी में भी आया था। तो फ्रेंड्स, लेड यानी क्या है? जो सीसा होता है, हमारे फ्रेंड्स में मिरर बोलते हैं, घरों में भी पाया जाता है, सब जगह पे अवेलेबल होता है। तो सीसा उसी को क्या कहा जाता है कि वो धातु क्या है? लेड। उस धातु का नाम उसका क्या है? लेड है। और उसके अयस्क क्या है? गैलेना। तो जो लेड धातु है उसकी अयस्क का नाम है गैलेना, जिसका रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र है PbS। क्या है? PbS, जिसे लेड सनरस भी कहा जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमने एक धातु ली हुई है जो कि है सोडियम। सोडियम के अयस्क का नाम हमने यहां पर लिया हुआ है रॉक सॉल्ट। क्या मिलता है? रॉक सॉल्ट।
और यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। रॉक सॉल्ट बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, ये हमें हर जगह अवेलेबल मिलेगा, मार्केट में भी मिलता है रॉक सॉल्ट। क्लियर? अणु सूत्र क्या होता है? NaCl, और इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख अयस्क हैं, 8 धातुएं हैं, उन 8 धातुओं के अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र ये हमें याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से कहीं से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है कि धातु कर्म क्या होता है, हमने वो देख लिया। क्लियर? तो अब धातुओं को निष्कर्षण, धातुएं हमें कहां से प्राप्त होती है, किस अवस्था में प्राप्त होती है, हमने वो सीखा कि धातु हमें खनिज में से प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होती हैं। अयस्क जो उनमें से लाभदायक जो चीजें होती है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, और वो हमें जो धातुएं हैं वो खनिज, यानी कि जो खनिज है वो धातुओं की किस अवस्था में, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड अवस्था में प्राप्त होती है। अभी तक हमने यही देखा कि अशुद्धि के रूप में प्राप्त होती है। अब हम लोग उसे शुद्ध किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, धातु कर्म के चरण, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण कितने चरणों में कर सकते हैं, कितने तरीके से धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो धातु कर्म के चरण ये हमारा नया टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है धातु कर्म के चरण, ठीक है, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। धातु कर्म के चरण यानी कि धातुओं का निष्कर्षण कितने चरणों में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, हमें वो डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 स्टेप हैं, मैं चारों स्टेप को 1 बाय 1 पहले डिस्कस यहाँ पे नाम बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो धातु कर्म के चरण, पहला है कि धातुओं का समृद्धिकरण करना। क्या? धातुओं का समृद्धिकरण। समृद्धिकरण एक तरह का ये शुद्धिकरण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्धिकरण। क्लियर? सेकंड स्टेप है धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त करना। क्या? धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त करना। और तीसरा स्टेप है धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त करना, और तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स धातुओं का अपचयन। अपचयन को ही हम लोग ने रिडक्शन कहा था। क्या कहा था? रिडक्शन। क्लियर? और चौथा स्टेप है धातुओं का परिष्करण। क्या है? धातुओं का परिष्करण। तो ये 4 स्टेप हैं, 4 चरण हैं जिनमें हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों 4 स्टेप हमें 1 बाय 1 सीखने हैं। पहले वापस से टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूं, टॉपिक में क्या पढ़ना है उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला टॉपिक है धातुओं का समृद्धिकरण यानी कि शुद्धिकरण। तो जो हमें धातुएं मिलती हैं जमीन में से वो ऑक्साइड अथवा तो कार्बोनेट अथवा तो सल्फाइड अवस्था में होती हैं, अशुद्धियों उनमें मिली होती हैं। तो हमें पहला स्टेप क्या करना है? उस अशुद्ध धातु को पहले शुद्ध करना है। ठीक है, जो भी हमें धातुएं प्राप्त होती हैं मिट्टी में से, जमीन में से, पहला काम हमें यह है कि उनका शुद्धिकरण करना। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, अगर हमें कोई भी शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो उन्हें उनकी ऑक्साइड अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे आसानी से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि धातुओं का ऑक्साइड प्राप्ति या फिर धातुओं की ऑक्साइड प्राप्ति, ये हम लोग कह सकते हैं कि धातुओं को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना, यानी उनके ऑक्साइड की प्राप्ति करना। तीसरा है धातुओं का अपचयन। अब जो धातुएं हमें यहाँ पर ऑक्साइड अवस्था में मिली हैं, क्लियर, उनका क्या कर देंगे? रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि क्या था? रिडक्शन प्रोसेस क्या थी कि ऑक्सीजन को दूर करना। यस, तो वो कहलाता है ऑक्सीजन को दूर करना यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्साइड अवस्था में यानी ऑक्सीजन जुड़ा होगा, उसी में से हम लोग उसका रिडक्शन कर देंगे यानी कि ऑक्सीजन को दूर कर देंगे, तो हमें सिर्फ क्या मिल गई? यहाँ पर धातु प्राप्त हो गई। तो ये 3 स्टेप क्लियर जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब स्टेप नंबर जो चौथा है धातुओं का परिष्करण, ये एकदम शुद्ध अवस्था में अगर किसी भी धातु को प्राप्त करना हो सबसे शुद्ध अवस्था में, तो ये चौथी विधि का उपयोग किया जाता है जो कि धातुओं का परिष्करण। क्लियर? 3 स्टेप स्टार्टिंग वाले वो एक साथ और चौथा वाला अलग। 3 स्टेप में क्या करना है? पहले धातुओं की अशुद्धि दूर करना है, फिर उन्हें ऑक्साइड अवस्था में परिवर्तित करना है, फिर उसका रिडक्शन कर देना है यानी ऑक्सीजन को दूर, तो धातु प्राप्त हो गई हमें। क्लियर?
और चौथी स्टेप है कि यदि अगर हमें एकदम शुद्ध अवस्था में धातुओं को प्राप्त करना हो तो वो विधि कहलाती है धातुओं का परिष्करण। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, धातुओं का समृद्धिकरण के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पहला टॉपिक धातुओं का समृद्धिकरण यानी कि शुद्धिकरण को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या है कि इसके अंदर जो धातु की अयस्क होती है, ठीक है, धातु की अयस्क में से रेत, मिट्टी इत्यादि अशुद्धियां तो अशुद्धियां यानी क्या, जिसे हम लोग गैंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। इत्यादि को दूर करना, तो इत्यादि को क्या किया जाता है? सबसे पहले दूर किया जाता है धातु अयस्क में से, यानी कि जो धातुओं की अयस्क होती हैं उनको कार्बोनेट अथवा तो सल्फाइड अथवा तो ऑक्साइड अवस्था में होती हैं, और साथ ही साथ में जो वहाँ पर धातु की अयस्क होती है उसमें रेत, मिट्टी और बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो हमें पहला स्टेप क्या करना है कि उनमें से इन सारी अशुद्धियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? धातुओं का समृद्धिकरण, शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, कि जो भी जो धातुएं होती हैं वो उनमें रेत होगी, मिट्टी होगी, अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। एक वर्ड हमारे साइंस में यूज किया जाता है अशुद्धियों के लिए, वो क्या है? गैंग। कि सारी अशुद्धियाँ एक साथ मिल जाती हैं जो कि ऐसी चीज है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? गैंग, अशुद्धियां कहा जाता है। तो ये सारी चीजों का शुद्धिकरण, इन्हें दूर करना, तो क्या कहलाता है? धातुओं का समृद्धिकरण अथवा तो शुद्धिकरण। क्लियर? तो अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि धातुओं का शुद्धिकरण तो हमने सीख लिया, लेकिन ये किस किस विधियों से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स शुद्धिकरण करने के लिए हमारे पास फेन उत्प्लावन, फिर चुंबकीय पृथक्करण, रासायनिक पृथक्करण इत्यादि विधियों से, ये तीन विधियां, इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इन तीन विधियां, ठीक है, इन तीन विधियों से धातुओं का समृद्धिकरण, शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये पहला टॉपिक था, धातुओं का शुद्धिकरण किस तरीके से होता है। कि जो भी धातुएं मिली होती हैं उनमें रेत, मिट्टी, अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को हमें क्या करना है? दूर कर देना है। वो कहलाता है धातुओं का शुद्धिकरण अथवा तो समृद्धिकरण। ठीक है, अब ये किन किन विधियों से होता है? तो धातुओं का समृद्धिकरण फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि अथवा तो रासायनिक पृथक्करण विधियों द्वारा किया जाता है। तो ये था पहला टॉपिक। अब यहाँ पर हमारी जो धातु हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, उन्हें हमने इन विधियों के द्वारा इनमें रही हुई अशुद्धियों को दूर कर दिया। तो सबसे पहला काम अशुद्धि को दूर करना, वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमें धातु यहाँ पर प्राप्त हुई है, अब हमें क्या करना है कि उन धातुओं को शुद्ध करने के बाद उनके ऑक्साइड अवस्था में परिवर्तित करेंगे, यानी कि स्टेप नंबर 2, चरण नंबर 2 की धातु ऑक्साइड की प्राप्ति, उसे सीखते हैं। धातु ऑक्साइड की प्राप्ति के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि धातु ऑक्साइड की प्राप्ति, सेकंड स्टेप, हमने धातुओं को, पहला स्टेप हमारे धातुओं को हमने शुद्ध कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि उनको ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तित करना। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जो कि हमारी धातु ऑक्साइड होती है, जो भी हमारी धातुएं होती हैं वो मोस्ट ऑफ सल्फाइड, किस अवस्था में? सल्फाइड अथवा तो कार्बोनेट अवस्था। जो भी हमारी धातुएं हैं उनकी जो अयस्क है वो अयस्क सल्फाइड अथवा तो कार्बोनेट अवस्था में होगी। इस अवस्था में हमने क्या करना है कि इस अवस्था को सबसे पहले किस तरीके से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? गर्म करने पर। क्या करने पर? गर्म करने पर। यदि जो हमारी धातु की अयस्क है वो सल्फाइड और कार्बोनेट अवस्था में है तो उसे हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने पर भी O2 की उपस्थिति और दूसरा O2 की अनुपस्थिति, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी यहाँ पर धातुओं की अयस्क है वो सल्फाइड और कार्बोनेट अवस्था में है, तो हमें उसे गर्म करना है। गर्म करते समय ये ध्यान रखना है कि हम लोग उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी गर्म कर सकते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी गर्म कर सकते हैं। तो गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होगी। जो भी सल्फाइड युक्त धातु है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी अथवा तो कार्बोनेट युक्त जो धातुएं हैं वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगी। क्लियर? क्या करने पर? गर्म करने पर। परंतु ध्यान क्या रखना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी गर्म कर सकते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाएगी भुंजन अथवा तो भंजन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, भंजन। ठीक है, भुंजन अथवा तो भंजन अभिक्रिया। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है निस्तापन। क्या कहलाती है, निस्तापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दो प्रक्रिया यहाँ पर होती हैं। हम लोग जो सल्फाइड युक्त हमारी और कार्बोनेट युक्त धातु है उसे गर्म करेंगे, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं तो प्रक्रिया कहलाएगी भुंजन, यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर रहे हैं तो प्रक्रिया कहलाएगी निस्तापन। ठीक है, तो इनके द्वारा गर्म करने पर होगा क्या कि धातुएं किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, उनकी ऑक्साइड अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल से भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक धातु लेनी है, धातु एस का लेना है, उसे क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है और एक बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना है। दोनों अवस्था में ऑक्साइड मिलेगा, परंतु प्रक्रिया भुंजन और निस्तापन कब कहेंगे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक धातु है यहाँ पर ZnS जिंक सनरस, कौन सी अवस्था, देखो सल्फाइड अवस्था आई यहाँ पर क्योंकि सल्फर जुड़ा हुआ है। इसकी प्रक्रिया में कर रहा हूँ, प्रक्रिया क्या करने पर, गर्म करने पर। तो गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ZnO हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। क्या मिल गया, ZnO, तो यानी कि जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहे हैं, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भुंजन अथवा तो भंजन। क्लियर। अब मान लो सेम हमारे पास जिंक सल्फाइड है, गर्म तो करना ही है हमें, लेकिन यदि ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति है, क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तो ZnO जिंक ऑक्साइड ये तो हमें यहां पर प्राप्त हो गई, परंतु अभिक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन। क्या कहलाएगी, निस्तापन। यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। रिएक्शन, हमें रिएक्शन इस चीज के अंदर करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझना है कि सल्फाइड युक्त जो धातुएं हैं यदि हम लोग उसे गर्म करेंगे तो वो उनके ऑक्साइड अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगी। ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्साइड हमें मिल गया है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि कोई भी दो धातुएं ऑक्साइड अवस्था में मिल जाएंगी तो फिर आसान हो जाता है उसमें से शुद्ध धातु प्राप्त करना। क्लियर। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है तो इसमें धातु कौन सी शुद्ध, जिंक। कौन सी है, जिंक। तो यानी हमें एंड में जिंक को प्राप्त करना है। क्लियर। वो कहां प्राप्त होगा, स्टेप नंबर 3 में प्राप्त होगा। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति ले रहे तो प्रक्रिया भुंजन कहलाएगी, अगर अनुपस्थिति है तो प्रक्रिया निस्तापन कहलाएगी। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ कि धातुओं का अपचयन। अब ये ऑक्साइड अवस्था में जो धातुएं प्राप्त यहां पर प्राप्त हुई हैं, इनमें से ऑक्सीजन अगर हम लोग दूर कर देंगे तो सिर्फ Zn बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, शुद्ध धातु। तो अगर धातुओं को ऑक्साइड अवस्था में से शुद्ध धातु सिर्फ प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनका अपचयन यानी कि रिडक्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टेप नंबर 3। फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप जो कि है धातु ऑक्साइड का अपचयन। जो हमें धातुएं ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त हुई थी, अब हम उनका अपचयन यानी क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन यानी क्या है कि जो धातुएं हमें ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त हुई थी उनमें से हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। क्लियर। तो हमें यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में जो सल्फाइड और कार्बोनेट युक्त धातुएं थी वो हमें किस अवस्था में प्राप्त हुई, ऑक्साइड अवस्था में। क्लियर। हमने यहां पर एक बार वापस से बता देता हूं, भुंजन के अंदर क्या किया था, जो सल्फाइड युक्त धातु थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ऑक्साइड अवस्था में परिवर्तित हुई, और जो कार्बोनेट युक्त धातुएं होती हैं गर्म करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी निस्तापन में, निस्तापन अभिक्रिया में किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, ZnO यानी कि उनके ऑक्साइड अवस्था में। अब ये जो ऑक्साइड अवस्था में धातुएं प्राप्त होती हैं उनका अगर हम लोग अपचयन कर दें, रिडक्शन कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। परंतु ये अपचयन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 स्टेप, टोटल हमने 4 स्टेप लिखे हुए हैं। 4 स्टेप की सहायता से 4 तरीके हैं रिडक्शन करने के। कितने तरीके हैं, 4। चारों रिडक्शन करने के तरीकों से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि यदि हम लोग उष्मा के द्वारा अपचयन करें, किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में अपचयन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम लोग रिडक्शन की अभिक्रिया करते हैं तो हमें धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन उष्मा की उपस्थिति में जो रिडक्शन होता है वो किसके लिए होता है, सबसे कम सक्रिय धातुओं के लिए। अब सबसे कम सक्रिय धातुओं यानी कि कॉपर और Hg, ये हमने कहां से लिखा है फ्रेंड्स, सक्रियता श्रेणी में से लिखा है। कहां से, सक्रियता श्रेणी में। सक्रियता श्रेणी में हमने पूरी की पूरी डिस्कस की हुई है। हम तुम सभी प्रीवियस लेक्चर में जाके उस देख सकते हो सक्रियता श्रेणी के बारे में कि कौन उसमें अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। अब हम लोग बात करें तो कॉपर और Hg क्योंकि ये सबसे लास्ट में आते थे तो कैसे कहलाएंगे, कम सक्रिय। यानी सबसे कम सक्रिय जो धातु होती है
वो ऑक्साइड अवस्था में होगी, उनमें उनका अगर हम लोग क्या करेंगे, उष्मा के द्वारा रिडक्शन करेंगे तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी, जैसे कि कॉपर और Hg। कॉपर और Hg कम सक्रिय धातुएं हैं, इनका रिडक्शन उष्मा के द्वारा होगा, तो इनके ऑक्साइड का रिडक्शन समझ लो एक तरह का, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, उसका उष्मा की उपस्थिति में रिडक्शन हो जाएगा, तो हमें शुद्ध धातुएं कॉपर और Hg प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर। दूसरा तरीका है कि कार्बन के द्वारा क्या करना, रिडक्शन करना, कार्बन के द्वारा अपचयन करना। लेकिन कार्बन के द्वारा अपचयन किसका होता है, जो मध्यम रूप से सक्रिय धातु हो, सक्रियता श्रेणी में जो बीच में आते हैं कुछ तत्व, वो क्या कहलाएंगे, मध्यम रूप से सक्रिय तत्व। एग्जांपल Zn और Fe, जिंक और आयरन। तो जैसे कि यहां पर देखिए, ये जो जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या है, मध्यम रूप से सक्रिय है। यानी कि जो यहां पर जिंक ऑक्साइड, ये जो हमें धातु प्राप्त, यहां पर ये जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, यदि इसकी प्रक्रिया में कार्बन के द्वारा करूं, तो कार्बन के द्वारा करने पर क्या होगा कि कार्बन क्या कर देगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन। रिडक्शन अपचयन यानी ऑक्सीजन को दूर करना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन को दूर कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, Zn प्लस CO। तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहां पर ऑक्सीजन दूर हो गया कि नहीं, यानी कि कार्बन ने इस ऑक्साइड अवस्था को क्या कर दिया, अपचयित कर दिया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन को दूर कर दिया, Zn अकेला, तो Zn हमें धातु के रूप में प्राप्त हो चुका है। क्लियर। देखिए ध्यान से, कार्बन ने अपचयन यानी कि क्या कर दिया, कार्बन के यहां पर रिडक्शन अभिक्रिया हुई, कार्बन ने ऑक्सीजन को दूर कर दिया। क्लियर। तो कार्बन के द्वारा भी हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो सकती है रिडक्शन अभिक्रिया करने पर। लेकिन कार्बन रिडक्शन अभिक्रिया करेगा, परंतु किसके लिए, सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में तत्व आते हैं, यानी कि जो मध्यम रूप से सक्रिय धातुएं कहलाती हैं, उनका ही रिडक्शन करेगा। अधिक सक्रिय का नहीं कर सकता, कम सक्रिय का भी नहीं कर सकता। क्लियर। तो बीच में आने वाले तत्व जिंक और आयरन है। अब मान लो कि बहुत ही अधिक सक्रिय तत्व है, तो उनका रिडक्शन किसकी सहायता से होगा, तो जो अधिक सक्रिय तत्व है सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो उनका रिडक्शन उष्मा और कार्बन के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी कि फ्रेंड्स विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका रिडक्शन किया जाता है। क्लियर। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके अति सक्रिय जो धातुएं होती हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है, अति शुद्ध धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, अति सक्रिय, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ आते हैं। क्लियर, सबसे पहले आते हैं। तो ये अधिक सक्रिय हुए, अधिक सक्रिय के लिए क्या करना है, विद्युत अपघटन पद्धति के द्वारा उनका रिडक्शन करना है, तो उनके जो ऑक्साइड होंगे इस तरह से दूर हो जाएंगे और सिर्फ हमें जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम धातुएं शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर। तो ये तीन तरीके हैं। चौथा और सबसे लास्ट तरीका है कि कोई जो सबसे अधिक सक्रिय धातु हो तो वो भी रिडक्शन खुद कर सकती है ऑक्साइड अवस्था का और हमें शुद्ध धातुएं प्राप्त करा सकती है, दे सकती है। तो देखो, किसी सक्रिय धातु द्वारा भी हम अपचयन कर सकते हैं, यानी कि कोई जो अधिक सक्रिय धातु है उसके द्वारा भी हम रिडक्शन अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का अपचयन, यानी कि एल्यूमिनियम के द्वारा होने वाला अपचयन। एल्यूमिनियम सक्रिय धातु है तो ये खुद भी किसी का रिडक्शन कर सकती है, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, थर्मिट प्रक्रम, थर्मिट प्रोसेस। क्लियर दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही आईएमपी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बोर्ड में भी आ चुका है। थर्मिट प्रक्रिया अर्थात क्या, थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कोई एल्यूमिनियम किस तरीके से खुद रिडक्शन करता है और कौन सी प्रक्रिया थर्मिट प्रक्रिया कहलाती है। तो फिलहाल आज हमने क्या देखा, टोटल 3 चरण देखे हैं फ्रेंड्स। कितने चरण देखे, 3 चरण। ठीक है, फटाफट रिवाइज करा देता हूं कि जो पहला चरण था जिसमें धातुओं का शुद्धिकरण किया, हमने क्या किया, शुद्ध किया उन्हें। तो शुद्ध किस तरह से, उनमें रहे हुए तेल, मिट्टी, इन सभी को दूर कर दिया, शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण करने की 3 विधियां थी, फेन उत्प्लावन, रासायनिक पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है। स्टेप नंबर 2, जो हमने धातुओं का शुद्धिकरण किया है उन्हें ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त किया। ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस थी कि जो भी हमारी धातु सल्फाइड और कार्बोनेट अवस्था में है उसे हम लोग गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो भुंजन अभिक्रिया कहलाएगी, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे तो निस्तापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर। ये रहा एग्जांपल, ZnS सल्फाइड युक्त है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग करेंगे तो ZnO मिलेगा, अभिक्रिया भुंजन कहलाएगी। ZnCO3 कार्बोनेट अवस्था में है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे तो ZnO मिल गया, ऑक्साइड अवस्था में मिला, परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, कार्बोनेट है, तो निस्तापन कहलाएगा। क्लियर।
तो हमने सेकंड स्टेप देखा। थर्ड और लास्ट स्टेप अभी हमने देखा कि धातु ऑक्साइड का अपचयन यानी कि रिडक्शन। जो ऑक्साइड अवस्था में हमें धातुएं मिली हैं उनको रिडक्शन करके हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। परंतु इसमें भी हमने ये देखा कि अपचयन करने के टोटल 4 तरीके हैं। पहला कि उष्मा के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, उष्मा के द्वारा अपचयन करके रिडक्शन करके हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उष्मा के द्वारा रिडक्शन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ कम सक्रिय धातुओं का, जैसे कि कॉपर और Hg यानी कि मर्क्यूरी, पारा। कार्बन के द्वारा मध्यम रूप से जो सक्रिय धातु हैं उनका हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि जिंक और आयरन। तो जिंक का देखिए यहां पर ZnO, इसकी ऑक्साइड अवस्था में हम लोग कार्बन के साथ इसकी अभिक्रिया की तो कार्बन ने ऑक्सीजन को दूर कर दिया, यानी कार्बन के द्वारा अपचयन हो चुका है और यहां पर जिंक हमें शुद्ध अवस्था में हमारी धातु प्राप्त हो गई है। और तीसरा तरीका है कि जो सबसे अधिक सक्रिय धातु हो उनका अपचयन किस तरीके से करेंगे, तो उनको विद्युत अपघटन के द्वारा उनका अपचयन किया जाता है और सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को प्राप्त किया जाता है। और चौथा तरीका था कि कोई जो अधिक सक्रिय धातु हो वो खुद भी किसी का रिडक्शन कर सकती है, जैसे कि एल्यूमिनियम करती है और वो प्रक्रिया कहलाती है थर्मिट प्रक्रम, थर्मिट प्रोसेस कहलाती है, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां तक सबको सीखना है, अच्छे से क्लियर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।